स्वागत है। आज हम टैक्सेशन लॉ के दुनिया के एक बहुत ही उलझे हुए सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आखिर फर्क क्या है? एग्जैक्टली सुनने में ये बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन यकीन मानिए किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को तय करने में ये एक कॉर्नरस्टोन है। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ अकाउंटेंट्स या लॉयर्स के लिए नहीं है, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी का कोर है। क्या कोई खर्चा बिजनेस की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए किया गया या बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए? हाँ। बिजनेस अकाउंटिंग का पूरा दर्शन इसी एक सवाल पर टिका है। और हमारी आज की गहरी पड़ताल का केंद्र है सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट, बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1991। हमारे पास इस केस पर कुछ बहुत डिटेल लीगल नोट्स और जजमेंट के एक्सेप्ट्स हैं। राइट। मिशन ये है कि इस कॉम्प्लेक्स केस को डिकंस्ट्रक्ट करें और समझें कि कोर्ट ने कैसे तय किया कि एक बिजनेस का बड़ा खर्च उसकी कमाई का हिस्सा है या एक नई प्रॉपर्टी बनाने का इन्वेस्टमेंट। और ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ अकाउंटिंग का सवाल नहीं है। ये दिखाता है कि कानून किसी खर्च के मकसद और प्रकृति को कैसे देखता है। अच्छा। और इस पूरे केस का सार एक सीधे से सवाल में छिपा है। अगर आपके बिजनेस के रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो तो उस दीवार को हटाने का खर्च बिजनेस चलाने का खर्च है या एक नई बिना दीवार वाली संपत्ति बनाने का? इंटरेस्टिंग वे टू पुट इट। सुप्रीम कोर्ट का जवाब कई लोगों को हैरान कर सकता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। कहानी शुरू होती है 1948 में बीकानेर से। ओके। बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड की प्रीडिसेसर कंपनी नेचुरल साइंस इंडिया लिमिटेड को महाराजा ऑफ द अर्स्टवाइल बीकानेर स्टेट से 20 साल के लिए जिप्सम माइनिंग की एक लीज मिलती है। हाँ, ये एरिया था 4.27 स्क्वायर माइल्स का, जमसार नाम की जगह पर। एंड दिस वाजंट जस्ट एनी लीज, द राइट्स कन्फर्ड वर एग्जॉस्टिव। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि लीज के पार्ट 2 में कंपनी को बहुत वाइड पावर्स दी गई थी। जैसे कि फॉर इंस्टेंस क्लॉज 2 के तहत सिंक, डिग, ड्राइव, क्वारी करने की, यानी हर तरह से खुदाई करके मिनरल निकालने की पूरी आजादी थी। एंड इट गेट्स इवन मोर ब्रॉडर। क्लॉज 15 ऑफ पार्ट 2 ने लेसी को एम्पावर किया to do all things which may be necessary for winning, working, getting the said minerals. Basically a complete package. Exactly. पूरे एरिया से चिप्सम निकालने का, उसे प्रोसेस करने का और मर्चेंटेबल बनाने का पूरा हक था। The lease give them complete operational freedom. Almost complete. The rights were there, no doubt. लेकिन एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल रुकावट थी। A major obstruction. और ये रुकावट कहाँ से आई? ये रुकावट लीज के पार्ट 3, क्लॉज 3 में लिखी थी। Here's where it gets really interesting. वो रुकावट क्या थी? वो क्लॉज कहता था, नो माइनिंग ऑपरेशंस शैल बी कैरीड ऑन विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 yards फ्रॉम एनी रेलवे एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द मिनिस्टर। ओके। और हुआ ये कि रेलवे अथॉरिटीज ने लीज एरिया में न सिर्फ ट्रैक्स बिछा दिए थे, बल्कि एक स्टेशन, यार्ड और स्टाफ क्वार्टर्स भी बना लिए थे। What? बिना परमिशन के। वो कमाल की बात है। कमाल की बात यह है कि ये सब एसएससी कंपनी की परमिशन के बिना हुआ। कंपनी ने तो उन्हें हटाने के लिए एक सिविल सूट भी फाइल किया था, बट इट फेल्ड। वाह, ये तो किस्मत का खेल है। मतलब जिस खजाने के लिए पूरी लीज ली, वो एक ताले के नीचे बंद था और चाबी रेलवे के पास थी। So the company has the right to mine the entire area, but a big chunk of that land is physically blocked. Exactly. और मामला तब और बिगड़ गया जब एक सर्वे में पता चला कि बेस्ट क्वालिटी का जिप्सम, जो उनके सिंदरी फर्टिलाइजर्स के साथ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी था, was lying right under those railway tracks. किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। Absolutely. This is where the business problem becomes a legal one. The company couldn't just ignore it. तो फिर क्या हुआ? So एक multi-party agreement हुआ. It was between Bikaner Gypsums, the Railway Board, the State Government of Rajasthan and Sindri Fertilizers. एक मिनट, यहाँ तो 4 पक्ष हैं, कंपनी, रेलवे, सरकार और सिंधरी फर्टिलाइजर्स। इन सब के हित तो अलग-अलग होंगे। रेलवे अपनी जगह क्यों छोड़ेगा? सरकार क्यों चाहेगी कि रेलवे लाइन हटे? ये समझौता हुआ कैसे? क्या डील थी? A very good question. डील ये थी कि रेलवे बोर्ड पूरे रेलवे स्टेशन, ट्रैक और यार्ड्स को एक ऑल्टरनेटिव साइट पे शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गया, जो असेसी कंपनी ने ऑफर की थी। अच्छा, तो कंपनी ने उन्हें नई जगह दी। हाँ, और इस मैसिव रिलोकेशन का कुल खर्च 12 लाख रुपए आका गया। चारों पार्टियों ने इसे बराबर उठाने पर सहमति जताई। So Bikaner Gypsums paid its share of 3 lakh rupees to Northern Railway. And the plan worked. Station shift हुआ, रुकावट हटी।
And the company, in just 2 years, extracted a whopping 6,30,390 tons of gypsum from that very land. एक शानदार business move. A huge success for the business. But this is where the trouble with the taxman began. Right. यहीं से आयकर विभाग के साथ असली विवाद शुरू हुआ। The assessee company ने इस 3 लाख रुपए के पेमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया, यानी बिजनेस चलाने का खर्च। लॉजिकल लगता है। But the income tax officer disagreed. उन्होंने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफाई किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि ये पेमेंट एक नया एसेट या एडवांटेज क्रिएट करने के लिए था। और फिर मामला ऊपर गया। हाँ, मामला एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर से इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, फिर राजस्थान हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सवाल सिर्फ 3 लाख रुपए का नहीं था, बल्कि एक सिद्धांत का था। कोर्ट को ये तय करना था कि वो कौन सा चश्मा लगाकर इस खर्च को देखे। एग्जैक्टली। क्या उनके पास कोई स्थापित कानूनी पैमाना, कोई लीगल डॉक्ट्रिन था? Our sources highlight some classic tests. कौन सा टेस्ट? The first and most famous test, जिस पर हाई कोर्ट ने काफी हद तक रिलाई किया, is Lord Cave's Enduring Benefit Test. ये ब्रिटिश इंसुलेटेड एंड हेल्सबी केबल्स लिमिटेड वर्सेस एथर्टन 1926 केस से आता है। ओके, बीकानेर गिब्सम्स जजमेंट के पैराग्राफ 10 में लॉर्ड केव को डायरेक्टली कोट किया गया है। लेट्स हियर दैट। लॉर्ड केव ने कहा था, when an expenditure is made not only once and for all, but with a view to bringing into existence an asset or an advantage for the enduring benefit of a trade, it is properly attributable not to revenue but to capital. इसका मोटा-मोटा मतलब है कि अगर कोई खर्चा एक बार में किया जाए और उसे बिजनेस को लंबे समय तक चलने वाला कोई फायदा या एसेट मिले, तो वो कैपिटल है। Precisely. ये तो सुनने में बड़ा सीधा-साधा लगता है। हाईकोर्ट का तर्क भी अपनी जगह मजबूत लग रहा है। उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए खर्च करने से पहले कंपनी उस जमीन से एक कण भी नहीं निकाल सकती थी, और खर्च के बाद लाखों टन जिप्सम निकाला। Exactly. एक क्लियर एडवांटेज। साफ तौर पर एक नया फायदा मिला जो सालों तक चलना था। इस तर्क को काटना सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल। ऑन द फेस ऑफ इट, द आर्ग्यूमेंट इज वेरी कंपेलिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एन. सिंह ने इस पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी। क्या कहा उन्होंने? ये नोटेड दैट लॉर्ड केव हिमसेल्फ एडेड अ कैविएट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एन ऑपोजिट कंक्लूजन। मतलब ये टेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है। राइट। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये रूल ऑफ थंब है। जस्टिस सिंह ने जोर दिया कि इट्स नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट। इसीलिए कोर्ट ने दूसरे सिद्धांतों को भी देखा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, the court referred to the Assam Bengal Cements Co. Limited versus CIT 1955 case. This case advised looking at things from a business point of view. Okay, a business point of view. The judgment in para 6 quotes it as saying, if the expenditure is made for acquiring or bringing into existence an asset or advantage, it is capital expenditure. If it is made for running the business or working it with a view to produce the profits, it is a revenue expenditure. The aim and object of the expenditure is what matters. यानी खर्चे का मकसद क्या है ये देखना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर की तरफ से सोचूं, तो उनके पास भी एक मजबूत केस था। Of course. उन्होंने आरबी सेट मूलचंद सुगानचंद वर्सेस सीआईटी 1972 केस का हवाला दिया, जहां माइनिंग राइट्स खरीदने के पैसे को कैपिटल माना गया था। ये तो बीकानेर जिप्सम्स के केस जैसा ही लगता है। What's fascinating here is the distinction. The Supreme Court masterfully dissects this argument in paragraph 9. How so? कोर्ट ने साफ किया कि शुगनचंद केस में a crucial difference था। वहां एक्सपेंडिचर बिजनेस को इनिशिएटिंग करने के लिए था। The assessee was paying to acquire the very right to mine. अच्छा। But in Bikaner Gypsum's case, they already had the mining rights from the 1948 lease. राइट, वो अधिकार तो उनके पास पहले से था। Yes, उनका 3 लाख रुपए का पेमेंट बिजनेस इनिशिएट करने के लिए नहीं था। It was for the removal of a restriction which obstructed the carrying of the business. अच्छा, तो कोर्ट ये कह रहा है कि अधिकार खरीदने और अधिकार के इस्तेमाल के रास्ते की रुकावट हटाने में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। Exactly. मतलब किसी बाधा को हटाने का एक अलग ही सिद्धांत है कानून में। Precisely. This is the intellectual core of the decision. The court heavily relied on a House of Lords case, Commissioner of Inland Revenue V. Caron Company, 1966-69. केरॉन कंपनी केस, उसमें क्या हुआ था?
उस केस में एक कंपनी ने अपने पुराने चार्टर को अपडेट करने पर पैसा खर्च किया, जो उसकी बोरोइंग पावर्स और मॉडर्न मैनेजमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। The House of Lords held that this was a revenue expense. Interesting. The Supreme Court in our case quotes it in paragraph 12. There is a sharp distinction between the removal of a disability on one hand, payment for which is a revenue payment, and the bringing into existence of an advantage, payment for which may be a capital payment. So there's a difference between removing a roadblock and building a new road. That's a powerful distinction. You've got it. रेलवे ट्रैक एक डिसेबिलिटी थी, एक रुकावट थी। पेमेंट उस डिसेबिलिटी को हटाने के लिए था, ना कि कोई नया अधिकार या एसेट बनाने के लिए। बिल्कुल। और इस आइडिया को सुप्रीम कोर्ट के ही एक और केस ने और मजबूत किया। एम्पायर जूट कंपनी v CIT 1980. ओके, एम्पायर जूट केस। If we connect this to the bigger picture, the Empire Jute case established the facilitating operations principle. Court ने कहा, and this is quoted in paragraph 12 of our judgment, if the advantage consists merely in facilitating the SSE's trading operations while leaving the fixed capital untouched, the expenditure would be on revenue account, even though the advantage may endure for an indefinite future. वाओ, ये तो एंड्योरिंग बेनिफिट टेस्ट को सीधे-सीधे चैलेंज करता है। It does, in a way, it refines it. मतलब सिर्फ इसलिए कि किसी खर्चे का फायदा लंबे समय तक मिलता है, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल नहीं हो जाता। द की क्वेश्चन इज, क्या उस खर्चे ने बिजनेस के फिक्स्ड कैपिटल स्ट्रक्चर को टच किया? डिड इट एड अ न्यू एसेट टू द बैलेंस शीट? Exactly. This demolishes the simple enduring benefit argument. बीकानेर जिप्सम्स ने कोई नई खदान नहीं खरीदी, कोई नया मशीनरी नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट मेकिंग अपैरेटस के रास्ते में आई एक रुकावट को हटाया था। So, after laying out this entire framework of legal principles, moving beyond the simple enduring benefit test to include removal of disability and facilitating operations, how did the Supreme Court apply these to the facts of Bikaner gypsums? Right. To the final verdict? Final verdict क्या था? The court found that the High Court had fundamentally misunderstood the true nature of the expenditure. The final verdict, laid out in paragraph 13, was crystal clear. Court ने दो crucial observations किए. Let's hear them. Let's hear them. First, the judgment states, the payment was not made by the SSE for the grant of permission to carry on mining operations. Instead, the payment was made towards the cost of removing the construction which obstructed the mining operations. आसान शब्दों में, ये पैसा लाइसेंस की फीस नहीं थी। ये एक रुकावट को हटाने, उसके डेमोलिशन और रीलोकेशन का खर्च था। Exactly. And the second point, The court continues, the SSE did not acquire any fresh right to any mineral, nor he acquired any capital asset. This is the key. right. रेलवे ट्रैक के नीचे जो मिनरल्स थे, उन पर अधिकार तो 1948 की लीज में पहले से ही शामिल था। पेमेंट ने कोई नया एसेट नहीं खरीदा, उसने सिर्फ एक एग्जिस्टिंग एसेट को अनलॉक किया। मतलब ये रबल इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्री गेट वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है। Yes. अगर आपकी फैक्ट्री के गेट पर किसी ने मलबा डाल दिया है, तो उस मलबे को हटाने का खर्च फैक्ट्री चलाने का खर्च है। ये नई फैक्ट्री खरीदने कैपिटल जैसा नहीं है। रेलवे स्टेशन बीकानेर गिप्सम्स के लिए वही मलबा। Exactly. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एंड्योरिंग बेनिफिट वाले आर्ग्यूमेंट को एक और पॉइंट पर भी काउंटर किया। कोर्ट ने नोट किया कि उस स्पेसिफिक एरिया में माइनिंग सिर्फ 2 साल में ही पूरी हो गई थी, which diluted the enduring nature argument anyway. Oh, that's a clever point. But more fundamentally, the principle was about the nature of the expense. And this led the court to establish a clear guiding principle for future cases. Absolutely. The ratio decidendi, यानी इस केस का आधारभूत सिद्धांत, is beautifully summarized at the end of paragraph 12. This is the principle that makes this case a landmark judgment. And what is that principle? The court declared where the SSE has an existing right to carry on a business, any expenditure made by it for the purpose of removal of any restriction, obstruction, or disability would be on revenue account, provided the expenditure does not acquire any capital asset. So the conclusion was 3 lakh रुपए का payment revenue expenditure था and eligible for deduction. Yes. Supreme Court ने अपील अलाउ की, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया and restored the original decision of the Income Tax Appellate Tribunal, which was in the company's favor. तो बीकानेर जिप्सम्स का मामला हमें सिखाता है कि बिजनेस एक्सपेंडिचर का कैरेक्टर उसके लेबल से नहीं बल्कि उसके असल मकसद से तय होता है। हाँ। The true test is not just about the duration of the benefit, but the nature of the advantage.
Are you bringing a new asset into existence, or are you simply making your existing business apparatus work more efficiently? 2. Why you spent it. Did you spend to build your capital structure? Or did you spend to facilitate your profit-earning process? And this principle isn't just limited to mining or manufacturing, right? Not at all. Its application is incredibly wide. That brings us to our final thought. आज की डिजिटल दुनिया के बारे में सोचें. This raises an important question. Let's imagine a tech company. It relies on a major app store to distribute its software. Okay. Now, suppose that App Store brings in a new restrictive policy that throttles the company's reach to its customers. The company spends millions in legal fees to challenge that policy or pays a huge sum for a campaign to remove a negative business-hindering narrative from its platform. Is that expenditure a revenue expenditure or a capital one? Exactly. Using the Bikaner-Gibson's logic, कंपनी के लॉयर्स आर्ग्यू कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी या नेगेटिव नैरेटिव उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन या डिजिबिलिटी है. Right. उसे हटाने पर खर्च किया गया पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए. They are not buying a new app store. They are just clearing the path to their customers in the existing one. लेकिन टैक्स अथॉरिटीज का भी अपना आर्ग्यूमेंट होगा. वो कहेंगे कि इस खर्च से कंपनी को एक नया, सेफर एंड मोर स्टेबल मार्केट एक्सेस मिल रहा है. जो कि एक एंड्योरिंग नेचर का एडवांटेज है. Yes. By removing that restriction, you're essentially creating a new, more profitable business environment for yourself. Yes. Therefore, it's a capital expenditure. Or that's the modern-day dilemma. The battleground has shifted from physical railway tracks to digital policies and online narratives. But the fundamental legal question remains the same. The principles laid down decades ago in a case about gypsum mining in Bikaner are still shaping how we think about business expenses in the 21st century. सोचने वाली बात.